Good morning all, welcome to Learners Academy. So linear equations in two variables, ये टेस्ट कल कंडक्ट करवाया था हमने। सेकंड टेस्ट हो गया चैप्टर का, मतलब ये रिवीजन टेस्ट है। ओके, फर्स्ट टेस्ट हमने पहले करवाया था, वो क्वाइट इजी था। इस बार थोड़ा अच्छे लेवल का दिया, क्योंकि पिछला टेस्ट बहुत ही ज्यादा सरल मिल गया आपको। तो आप कहीं भूल ना जाओ कि आप लर्नर्स एकेडमी में पढ़ते हो, उसको याद दिलाने के लिए इस पेपर में थोड़ा सा लेवल रखा गया। अमूमन इतने सरल टेस्ट पेपर्स हमारे होते नहीं है जितना कि पिछला वाला था, तो इसलिए उसकी भरपाई इसमें कर दी। ठीक है, नहीं तो क्या मार्केट में इमेज खराब होती है कि इतने सरल पेपर देते हैं क्या तुम्हारे। ठीक है, ऐसा हो जाता है ना। तो ठीक है, इधर आइए। अब अपन पहले वेटेज डिसाइड करते हैं इसका। तो 20 मार्क्स का पेपर था एंड द क्वेश्चंस वर, कितने थे टोटल क्वेश्चंस? 6। तो देखो, पहला और दूसरा क्वेश्चन को अगर 3-3 मार्क्स का करते हैं तो 6 मार्क्स तो ये हो गए, 6 हो गए ये। तीसरा कितने के पार्ट्स हैं इसमें? 4। तो अगर इसका एक एक नंबर करें तो 6 और 4 10। फिर आइए नीचे, ये 2-2 मार्क्स के रहेंगे क्योंकि 4-4 सॉल्यूशन है। तो 14, 2-2 मार्क्स के 4 मार्क्स ये हो गए, 10 वो 14 मार्क्स हो गए। अब अपने पास बचते हैं ये दो क्वेश्चंस। तो नहीं, रुक जाओ दो, नहीं, ये तो बस चेक ही करना है ना, इसको तो केवल चेक ही करना है ना, इसको केवल चेक ही करना है। तो ये 2 मार्क्स का ही रहेगा, ये 2 मार्क्स का ही रहेगा। इसको तो केवल चेक करना है कि है या नहीं है। तो 14 और 2 क्या हुआ? बिल्कुल रेडी बैठा था क्या तारिश? कल कहाँ बैठा था? इसमें देख, तेरी शीट है क्या? कोई एक तेरी शीट है क्या? ये है, खड़ा हो। तेरे पास उसकी शीट है रौनक? और अच्छा, आपके पास ये शीट उसको दो और उससे आपकी शीट इसको दो। उठ ले, ठीक है। अब 2 शीट्स वो जो बची हैं वो दोनों एब्सेंट है। देखो किस किस की बची है। नक्षत्र और हर्षित दोनों एब्सेंट है ना। ठीक है, वहीं पड़े रहने दोस्तों। हाँ जी, आइए। तो कितने मार्क्स हो गए? 16 मार्क्स हो गए। अब 4 मार्क्स बचते हैं और क्वेश्चन बचता है 1। तो ये तो 3 मार्क्स का होगा क्या? ये 2 मार्क्स का हो जाएगा, तो 1 नंबर की कमी रह जाएगी। फिफ्थ और सिक्स्थ 3-3 नंबर के देते हैं। अच्छा, ये 3 और ये 3, ये सिक्स्थ किस हिसाब से 3 का लग रहा है? चलो ठीक है, ये फिफ्थ और सिक्स्थ 3-3 मार्क्स के हो गए क्या? अभी देखो फिर से आ जाओ। पहला दूसरा 3-3 6, 4 10, फिर 4 का ये 14, फिर 3 17 और फिर 3 20 हो गए ना। मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, थर्ड वाला, बाकी सब 3-3 मार्क्स के। डन। चलो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द नेक्स्ट ईयर। इस साल आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हो और आपके बुक में भी इतना सीरियसनेस नहीं दिखाई है उस प्रॉब्लम पे, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब ही ये होता है कि हम अल्जेब्रिक फॉर्म में इस स्टेटमेंट को लिखें। दैट मींस इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन फॉर्म में लिखें। अल्जेब्रिक फॉर्म में लिखने का मतलब इक्वेशन फॉर्म में लिखना। ओके, अब 2 आइटम है तो 2 ही वेरिएबल वाला चैप्टर चल रहा है हमारा। एक आइटम की कॉस्ट है, क्या है? कॉस्ट है। तो कॉस्ट को हम x मान लेंगे और दूसरा जो आइटम है उसकी कॉस्ट को हम y मान लेंगे। लेकिन 5 पेंसिल की कॉस्ट को नहीं मानेंगे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। कॉस्ट हमेशा 1 यूनिट की मानी जाती है, तो हम एक पेंसिल की कॉस्ट को क्या मान लेते हैं? x। तो क्या स्टेटमेंट रहेगा? पहले लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी ₹x, लगे हाथ। एंड द कॉस्ट ऑफ दूसरा आइटम कौन सा है? पेन। कॉस्ट ऑफ वन पेन बी ₹y। डन। ओके, अब मैं अभी आपको इसमें वेटेज बता दूंगा। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई फालतू की रामायण नहीं पूछेगा, इसको कितने दें उसको कितने दें। जितना आपको समझ में आता है दे दो और बाकी सब वापस मुझे दे देना, अल्टीमेटली मैं चेक करूंगा। ये जो चेकिंग प्रैक्टिस हमारी होती है, ये जिसकी आप चेक कर रहे हो उसका टेस्ट नहीं चल रहा है, जो चेक कर रहा है उसका टेस्ट चल रहा है कि आपको कितना अच्छा चेक करना आता है। क्योंकि चेक वही कर सकता है जिसकी खुद की नॉलेज अच्छी है। तो आप ऐसे मत सोचो आप जिसकी चेक कर रहे हो, अरे इसके तो समझ नहीं आ रहा सर, मैंने पता नहीं कैसे किया है। तो आपको समझ नहीं आ रहा तो कमी आप में, समझे?
आपको समझ नहीं आ रहा, उसने जो लिखा है इसका मतलब कमी आप में है, आपको चेक करना तक नहीं आ रहा। जो टॉपिक आपने पढ़ा है, आपका खुद का टॉपिक है, उसके बारे में जो चीजें लिखी हुई वो आपको समझ में नहीं आ रही। तो आपको खुद को टेस्ट करना है, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप छोड़ दो। बाकी बहस मत करना, इसको कितने दें उसको कितने दें, और उल्टे सुल्टे उसमें मार्क्स मत लगा देना। ठीक है, जितना समझ आ रहा है उतना आप करो। आ जाइए, कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹5। अब हमारे पास कितने पेंसिल्स हैं? 5, और पेन्स कितने हैं? 7। तो अगर एक पेंसिल की कीमत x है तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? 5x, 5 गुना हो जाएगी। बोलो, एक पेंसिल की कीमत को x माना है तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? ₹5x। सिमिलरली अगर एक पेन की कीमत को आपने y माना है तो 7 पेन है हमारे पास, 7 पेन की कीमत या कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7y, 7 गुना हो जाएगी। समझ आया भाई? एक पेंसिल मान लो 10 रुपए की होती तो 5 पेंसिल 50 की होती। कैसे निकालते? ये 5 into 10 करके निकालते। तो अभी एक पेंसिल की कीमत 10 रुपीज थोड़ा ना, x रुपीज है, तो 5 into x करूंगा मैं। 5 into x इक्वल टू 5x और 7 into y इक्वल टू 7y। यहां तक क्लियर है? अब ये दोनों की कॉस्ट पता चल गई, अब अपने को टोटल कॉस्ट पता करनी है। टोटल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, ये पता करनी है। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी? 5x, और 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी थी? तो 5x प्लस 7y, ये टोटल कॉस्ट आ गई भाई। 5 पेन आप 5x रुपीज के लेके आए और 5 पेंसिल आप 5x रुपीज के लेके आए। मान लो ये 50 रुपए की आती है, 70 की आती है, तो टोटल कैसे निकालते हैं? जोड़ के ही निकालते हैं भाई। मान लो एक पेंसिल है मान लो 10 रुपए की, एक पेन है मान लो 20 रुपए का, आपने 5 पेंसिल लिए तो पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, आपने 7 पेंसिल ली, इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब कहते हैं साहब टोटल बिल कितने का हुआ, तो फिर अल्टीमेटली दोनों को ऐड करते हैं, इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को। तो फिर हमने क्या करा, इसको और इसको ऐड अप कर दिया, तो कितना आ गया? 5x प्लस 7y। और बुक में ये टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है सारे आइटम की? 50 रुपए। तो इस कॉस्ट को 50 से इक्वेट कर देंगे तो हो जाएगा इक्वेशन। भाई हमारे हिसाब से टोटल कॉस्ट ये है, बुक के हिसाब से टोटल कॉस्ट 50 रुपए। तो हमारे हिसाब से जो कॉस्ट है और जो बुक के हिसाब से कॉस्ट है, दोनों को इक्वेट कर दो, बन गई इक्वेशन। ठीक है, तो हम एक लाइन लिखेंगे, नाउ इट इज गिवन दैट, बुक में जो हमको स्टेटमेंट गिवन है उसको लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स इज रुपीज कितनी गिवन है? 50, ये बुक में गिवन है। दैट इज, इक्वेशन बनाने जा रहे हैं हम, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स हमने क्या निकाली? इसका इक्वल टू साइन लग जाएगा और ₹50 का 50, ये बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 50 को इधर बुलाओ, 5x प्लस 7y माइनस 50 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इक्वेशन लिख दो। या फिर उन्होंने किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था? उन्होंने कहा था अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करो। क्या कहा था उन्होंने? अलजेब्रिक, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज द रिक्वायर्ड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, इज द रिक्वायर्ड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें से 2 नंबर तो कैलकुलेशन पार्ट है और 1 नंबर स्टेप्स का है। तो किसी ने अगर स्टेप्स नहीं लिखे हैं तो स्टेप्स के मार्क्स कटेंगे। 1 नंबर है तो 1 नंबर ही कटेगा, आधे लिखे तो आधा काट दो भाई, आधे अधूरे लिखे हैं तो आधे अधूरे स्टेप्स के मार्क्स दे दो, और कैलकुलेशन के 2 मार्क्स हैं। हार्दिक, अगर तेरे मुंह से इस मुद्दे पे कोई भी बात निकली, मेरी कॉपी किसके पास या तेरी कॉपी मेरे पास है, तो मैं तेरे को इस कोचिंग से नहीं, कॉलोनी से बाहर तक छोड़ने जाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? चले नेक्स्ट। कोई भी डिस्कस नहीं करेगा कि मेरी कॉपी किसके पास है या मेरे पास तेरी कॉपी है, ये देख लूंगा तेरे को। ठीक है, हाँ अभी अभी मैंने कहा था, समझ में नहीं आती एक बार, आपको डाउट है दैट मीन्स कमी आप में, आप अपनी कमी सुधार सकते हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, मैं सुधार दूंगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इस फॉर्म में लिख के छोड़ दिया तो भी मार्क्स दे देने हैं, क्योंकि उसने नहीं कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बताओ। इक्वेशन तो ये भी बन गई ना,
5x प्लस 7y बराबर 50 की एक इक्वेशन होती है, तो जरूरी नहीं होता स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, पर बेहतर होता है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आओ तो अच्छा रहता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अगेन वर्ड प्रॉब्लम है। सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट सुनो, जो कि सबके ऊपर से गया था, किसी ने शायद अटेम्प्टिंग किया इसको? ठीक है। ए लैंडिंग लाइब्रेरी, लैंड करने का मतलब होता है उधार देना, लैंड LEND, लैंड मतलब करने का मतलब होता है उधार, ये LAND लैंड नहीं है, वो तो जमीन होती है। LAND लैंड तो नाउन होता है जमीन, LEND एक क्रिया होती है वर्ब, इसका मतलब होता है उधार देना। इसका ऑपोजिट होता है बोरो, जिसका मतलब होता है उधार लेना। समझ गए? जैसे बैंक्स में काम होता है लैंडिंग एंड बोरोइंग, उधार देना और लेना के, समझ गए? तो एक लाइब्रेरी हमेशा लैंडिंग होती है, लाइब्रेरी का काम क्या होता है? बुक्स उधार देती है वो स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, और उसका कुछ चार्ज भी करती है। तो एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, उसने 3 दिन का तो फिक्स चार्ज रखा हुआ है, यानी आप कोई भी किताब लेने गए और आपने 3 दिन तक रखी तो एक फिक्स चार्ज होगा, वो चार्ज कितना होगा वो नहीं पता, पर फिक्स चार्ज है 3 दिन का। कितने दिन का? 3। जैसे मान लो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, को भी फिक्स चार्ज रखती है। लेकिन अगर 3 दिन क्रॉस कर गया, अगर आपने 3 से चौथे दिन, अगर मतलब आपने 1 दिन किताब रखी वही चार्ज है, आपने 2 दिन किताब रखी वही सेम चार्ज है, आपने 3 दिन किताब रखी तो भी वही सेम चार्ज है, यानी 3 दिन तक तो सेम चार्ज है और वो फिक्स है। लेकिन चौथे दिन से हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है, हर एक दिन का क्या है? एक्स्ट्रा चार्ज है। अब इस सिचुएशन को अपने को, और एक एग्जांपल दे रखा है कि तारिश नाम के स्टूडेंट ने 27 रुपए रेंट दिया या चार्जेस दिए, जबकि उसने किताब कितने दिन रखी? 7 दिन रखी। ठीक है, तो इसको सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है या लीनियर इक्वेशन लिखनी है। सिचुएशन को एक्स और वाई में लिखने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, है ना। सपोज करो ये लाइब्रेरी मेरी है और मैंने क्या कह दिया कि भैया फिक्स चार्ज है 50 रुपए। फिक्स चार्ज क्या है? 50 रुपए। और 50 रुपए फिक्स चार्ज कितने दिन का है? 3 दिन का, 4 3 डेज। एक सिचुएशन खुद कंसीडर करके देख लिया करो, फिर आपको जैसा भी पिछले क्वेश्चन में कोस्ट से समझ नहीं आ रहा तो आप खुद सोच लो, अच्छा एक पेंसिल 10 की, 5 पेंसिल है, 5 × 10 गुणा हो रहा है, तो फिर आप उसको भी गुणा कराओगे 5 × x। तो एग्जाम्पल सोच के देखा करो। तो एक लाइब्रेरी है, मान लेते हैं उसका फिक्स चार्ज क्या है? 50 रुपए। फिक्स चार्ज कितने दिन का है? 3 दिन का। एडिशनल चार्ज में रख लेता हूँ 10 रुपए पर डे का। क्या रखता हूं मैं? नहीं, 20 रुपए पर डे का। 20 रुपए पर डे का मैं एक्स्ट्रा चार्ज देता हूं। ठीक है, अब सपोज करो 7 दिन तक किताब तारिश ने रखी, तो 7 दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 3 दिन प्लस 4 दिन, यस और नो? क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स चार्ज था और 4 दिन का एक्स्ट्रा पेनल्टी वाला चार्ज था। 3 दिन का तो फिक्स चार्ज था ना, तो कितने भी दिन किताब रखो उसको 3 प्लस समथिंग में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन का सिस्टम अलग से जोड़ा जाएगा और 4 दिन का प्राइस या कॉस्ट आपकी अलग सिस्टम से जोड़ी जाएगी। 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, क्या है? 50। तो 50 तो यहाँ लग चुके हैं, लग चुके हैं। 4 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा, 1 दिन का एक्स्ट्रा कितना है? 20। तो 4 दिन का कितना होगा? 20 × 4 80। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 130। इस तरीके से सोचना है। अब लेकिन उसका टोटल चार्ज कितना है? 27 रुपए। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल ऐसे ही मान लिया था ना, 50 और 20। आपको ऐसे मान के थोड़ा, अगर ऐसे मानोगे तो कुछ भी टोटल बिल बन सकता है, लेकिन उस स्टूडेंट का टोटल बिल 27 रुपए था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो फिक्स चार्ज अपन ने 50 रुपए माना था, देखो इसी में चेंजेस कर रहा हूं, कुछ नहीं करना। जो फिक्स चार्ज आपने 50 रुपए माना था उसको मैं मानूंगा एक्स। क्या मानूंगा? एक्स। देखो 2 आइटम है, फिक्स चार्ज, एडिशनल चार्ज। फिक्स चार्ज को एक्स, एडिशनल चार्ज को वाई। तो फिक्स चार्ज को ले लिया मैंने ₹x, और याद रखना x 3 दिन के लिए वैलिड है, ₹x का चार्ज 3 दिन के लिए वैलिड है। और एडिशनल चार्ज जो आपने एग्जांपल में 20 माना, उसको मैं अब मान लेता हूं y। क्या मान लेता हूं? y। और y याद रखना हर एक दिन का है, हर एक दिन y लगेगा। एक दिन एक्स्ट्रा किया फिर y, फिर एक दिन एक्स्ट्रा, पर डे का है वो, समझ गए? x पर डे का नहीं है, x तो 3 दिन का है, लेकिन y जो है पर डे का एडिशनल चार्ज है। अब 7 दिन किताब रखी थी, वही 3 + 4 में तोड़ोगे। अच्छा 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना लगा? बोलो x। 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना लगा? x। 4 दिन का एडिशनल चार्ज y क्यों लगेगा? y तो 1 दिन का है ना, ये तो 4 दिन जोड़ना है ना। y 1 दिन का है, आपने 4 दिन पेनल्टी भरी है, तो 4y हो गया, y + y + y + y, या फिर 4 × y, तो 4y। और टोटल कितना चार्जेस दिया तारिश ने? बन गई इक्वेशन x + 4y = 27। मैंने तो कब कहा था डिफिकल्ट है? बन गई इक्वेशन x + 4y = 27।
कैसे लिखेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज, बी लगा देंगे, बी रुपीज एक्स एंड द एडिशनल चार्ज बी रुपीज वाई पर डे. Okay, now it is given that, आवाज क्यों आ रही है? Now it is given that Tarish paid ₹27 for 7 days for a book kept for 7 days. Book kept for 7 days. ये गिवन है, ये अपन बात एज इट इज लिख देंगे. तो फिर इसके हिसाब से पहले अपन फिक्स चार्ज निकालेंगे. तो फिक्स चार्ज तो अपन ने ऊपर मान लिया है ना, कितना माना है, x, 3 दिन का ₹x फॉर 3 days. ठीक है, और एडिशनल चार्ज भी निकालेंगे. एडिशनल चार्ज कितना निकलेगा, 4y. एडिशनल चार्ज कितना निकलेगा, एंड सो फिक्स चार्जेस हो गए ₹x एंड एडिशनल चार्जेस हो गए रुपीस, कितना भी निकाला था ना हमने, कितना निकला था, 4y. और ये कितने दिन के लिए है, 4 दिन के लिए. भाई 1 दिन का y था ना, तो 4 डेज का कितना हो गया, 4y. सो टोटल चार्जेस फॉर 7 डेज हो जाएगा हमारा. सो टोटल चार्जेस, तो ऐड करूंगा मैं इसको, तो x प्लस 4y रुपीस x प्लस 4y, और कितने दिन का हो गया ये टोटल, 3 और 4 7 दिन का. तो 7 दिन का मेरा चार्ज इतना हो रहा है. और बुक में कितना गिवन है, 27. बुक में कितना गिवन है, 27. मतलब क्वेश्चन में कितना गिवन है, तो मैं नीचे लिख दूंगा दैट इज मेरा चार्ज x प्लस 4y, क्वेश्चन में गिवन चार्ज 27. बन गई इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. चाहो तो 27 को इधर बुला लो, तो x प्लस 4y माइनस 27 बराबर 0 हो जाएगा. तो इस फॉर्म में लिखें या उस फॉर्म में लिखें, डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, समझ आया? बोलो शैली, बोलो इशिका, बोलो आशीष, समझ आया? अभी तो आ गया ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपने किया था नहीं किया था, मुझे पता है किसी ने नहीं किया था. किसने किया था ये? सही है, ऐसे ही आया था, वेरी गुड. और किसने किया था? यही आया था आंसर, थोड़ा बहुत गलत है. 4y की जगह y लिख दिया. हाँ, तो देखो 4y की जगह y नहीं लिख सकते, क्योंकि एडिशनल चार्ज पर डे का है और 4 दिन का एडिशनल चार्ज है, तो 4y लिखना पड़ेगा. चलो चलो, इसका सेकंड पार्ट इशिका बोलो, क्या कंफ्यूजन है? ओके, नेक्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट देखो. एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी जो p बाय q की फॉर्म में होगा उसको फ्रैक्शन कहते हैं. कोई भी नंबर जो p बाय q की फॉर्म में होता है उसको क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन बन जाता है 9/11. एक फ्रैक्शन पहले क्या था पता नहीं है, आज की तारीख में वो बन गया. बिकम का मतलब क्या होता है, बन जाना. जैसा ये बिकम है डॉक्टर, तो पैदा थोड़ा ना डॉक्टर हुआ था, लेकिन वो डॉक्टर बन गया. तो फ्रैक्शन क्या बन गया, 9/11 बन गया. कैसे, ऐसे जब उसके न्यूमरेटर में 2 जोड़ा और उसके डिनोमिनेटर से 3 घटाया. 3 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर. समझ आया? न्यूमरेटर में 2 जोड़ा तब तो जो भी न्यूमरेटर बना उसका, और डिनोमिनेटर से 3 घटाया तो उसका जो भी डिनोमिनेटर बना. अब जो नया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उससे जब फ्रैक्शन बनाते हैं तो फ्रैक्शन है 9/11. तो फ्रैक्शन क्या है, 9 नया फ्रैक्शन है ये, है ना. तो हमको इसको सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली. तो देखो सुनो, 2 जोड़ने के बाद और 3 घटाने के बाद क्या हुआ, इससे पहले 2 जोड़ने से पहले और 3 घटाने से पहले क्या था उसको अजम्पशन मानना पड़ेगा. तो आप कहेंगे कि सर अभी तक तो 2 आइटम आ रहे थे, अब इसमें तो एक ही फ्रैक्शन है, x और y कैसे माने? बेटा उस आइटम में भी 2 आइटम है, फ्रैक्शन तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है. तो मैं क्या मान लूंगा, लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द ओरिजिनल न्यूमरेटर. भाई ये जोड़ बाकी करने से पहले का जो ओरिजिनल न्यूमरेटर था उसको मान लेंगे अपन x. क्या मान लेंगे, x. एंड द ओरिजिनल डिनोमिनेटर, इसको क्या मान लेंगे, बोलो y. डिनोमिनेटर भी y. तो अगर ओरिजिनल न्यूमरेटर x है और ओरिजिनल डिनोमिनेटर y है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हुआ,
एक्स प्लस वाई, एक्स बाय वाई। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं अपन? न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करके। तो ओरिजिनल न्यूमरेटर एक्स माना, ओरिजिनल डिनोमिनेटर वाई माना, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन एक्स बाय वाई हुआ। ये तो हो गया ओरिजिनल केस। अब मॉडिफाइड केस क्या है? अब हमको करना क्या है? कुछ कुछ जोड़ना है, कुछ कुछ घटाना है। तो मॉडिफाइड न्यूमरेटर, मॉडिफाइड न्यूमरेटर, then modified denominator, then modified denominator, and then modified fraction, then modified fraction. So modified fraction क्या होगा वो देखें। तो modified fraction, चलो देखें। तो न्यूमरेटर के साथ क्या छेड़छाड़ करी आपने? क्या करा आपने न्यूमरेटर के साथ? सच सच बताओ। 2 जोड़ दिया। 2 is added to the numerator, 2 is added to the। तो पहले न्यूमरेटर क्या था? उसमें 2 जोड़ दूं तो x प्लस 2। पहले न्यूमरेटर क्या था? पहले आपके पास 10 रुपए थे, 2 जोड़े तो 12 नहीं हुए क्या? तो 10 प्लस 2 करके तो 12 लाओगे। तो पहले न्यूमरेटर क्या था? आपने 2 जोड़ दिए तो नया न्यूमरेटर, मॉडिफाइड न्यूमरेटर क्या हो गया? पहले डिनोमिनेटर क्या था? और आपने डिनोमिनेटर के साथ क्या छेड़छाड़ करी? 3 घटा दिए बेचारे से। तो y माइनस 2, पहले में से 3 घटा दो y माइनस 3। तो अब नया फ्रैक्शन क्या होगा? नया फ्रैक्शन क्या होगा? x प्लस 2 बाय y माइनस 3, x प्लस 2 बाय y माइनस। ये नया फ्रैक्शन हो गया। ये तो ओरिजिनल था, ये नया बन गया। अब बुक के हिसाब से नया फ्रैक्शन क्या बन जाता है? तो जो मेरा नया फ्रैक्शन है उसको बुक के नए फ्रैक्शन से इक्वेट कर दो, बन गई इक्वेशन। मेरा नया फ्रैक्शन ये बना, बुक का नया फ्रैक्शन क्या बना? 9/11। ठीक है, तो मैं लाइन लिख दूंगा, नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है कि द मॉडिफाइड फ्रैक्शन इज, द मॉडिफाइड फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। मॉडिफाइड फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। दैट इज हमारा मॉडिफाइड फ्रैक्शन क्या बना? x प्लस 2 बाय वाई माइनस 3। उनका मॉडिफाइड फ्रैक्शन क्या बना? अब इस फॉर्म में मत छोड़ देना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 11 को तो कराओ x प्लस 2 से गुणा, 11 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 9 को कराओ y माइनस 3 से गुणा, 9 इंटू वाई माइनस 3। सीखा ये तरीका? ये तो 7th 8th क्लास से सिखाना शुरू कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और x वाली टर्म को जान करके मैंने LHS में रखा है, ठीक है ना, और y वाली टर्म को रखो। तो 11 इंटू एक्स, 11 2 जा 9 इंटू वाई माइनस 9 3 जा 27। और अल्टीमेटली सबको इधर लेके आना है आपको LHS पार्ट में। इक्वेशन तो वही कहलाती है जिसमें सब कुछ LHS पार्ट में। तो 11x एज इट इज, y वाली टर्म लिखूंगा तो 9y इधर आएगा तो माइनस 9y। और कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है? 22 और माइनस 27। अच्छा, माइनस 27 इधर आएगा तो प्लस 27, तो 22 में 27 जुड़ जाएगा, जोड़ो प्लस का 49 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑफ द गिवन सिचुएशन। ठीक है, किया था किसी ने अटेम्प्ट ये? नो? तो पहला वाला भी नहीं किया, दूसरा वाला भी नहीं किया, मतलब सेकंड के दोनों पार्ट्स नहीं किए। आपने ये वाला किया था, मैच हुआ आंसर? थोड़ा सा गलत है। आपने किया था फर्स्ट वाला, किया था लैंडिंग लाइब्रेरी वाला, डेयरिंग। हाँ बोलो भाई साहब, क्या वोट मांग रहा है? बोल तो सही, कौन सा किया? चलिए चलते हैं अब इजी क्वेश्चंस। तो ये तो रहे इसके डिफिकल्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस पे पकड़ बना लो। क्लास 10th के शुरुआती 2 चैप्टर्स पूरे के पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। अब आप कहोगे सर ये क्या, आप तो ना कुछ भी घुसा रहे हो उसमें, लैंडिंग लाइब्रेरी आ गई, बताए और पता नहीं क्या क्या घुसाएगा अभी वो। अभी बताए कैसे कैसे सवाल कहेगा। एक गाड़ी यहाँ से निकली, दूसरी गाड़ी यहाँ से आई, दोनों इधर मिली, अगर दोनों एक दूसरे का पीछा करती तो वहां मिलती, कितनी देर में मिलती, क्या होता। बहुत सारे अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा करेगा ये, है ना। ठीक है ना, बोट चला रहे हैं अपन, बोट में पानी सामने से आया, उसकी स्पीड इतनी थी, मेरी स्पीड इतनी थी, दोनों की स्पीड क्लैश हुई, मेरी नाव पीछे गई। ठीक है, हाँ मतलब देखो मैथ्स के अंदर सारी प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस इक्वेशंस में आ जाती हैं, तो ये सारी प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस हैं।
सारी क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ से। 4 मजदूर एक काम को 30 इतने दिन में करेंगे, उससे भी इक्वेशन बनेगी। टाइम एंड वर्क से बनेगी, स्पीड डिस्टेंस टाइम से बनेगी। यानी मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम, टाइम एंड वर्क, कॉस्ट निकालना, प्राइस निकालना, सीपी एसपी, उन सबसे इक्वेशंस बनेगी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, चलो देखी जाएगी सर, हाँ बनेगी जब। अभी तो चलो आप, अभी तो नवरात्रा मनाने दो। ओके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c = 0। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। इनको आपको ax + by + c में एक्सप्रेस करना है। तो इजी इजी से थे। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? 4। यार ये 4 का कम नहीं लग रहा? एक मिनट, नहीं वो जो हो गया तो हो गया। चलो आओ 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 आओ। तो सबसे पहले हाँ ऐसे ही रहने दे रहे हैं, नहीं सेकंड तो ओवर। ax प्लस उसको 0 का ही कर दें। ax + by + c = 0 का मतलब एक्चुअली ये होता है कि सबको LHS में लेके जाना। इनडायरेक्टली मीनिंग ये होता है। तो x तो ऑलरेडी LHS में है, -5 इधर आ जाएगा, +5 = 0। अब वैसे तो ये इक्वेशन मॉडिफाई हो गई, लेकिन उसने क्या कहा था, ax + by + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में चलो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी टर्म्स लिखनी पड़ेगी। तो ax वाली टर्म कौन सी है? खुद x। by y वाली टर्म नहीं है, तो जब नहीं होती तो 0 बनाते हैं, 0 कोएफिशिएंट बनाते हैं, तो y वाली टर्म हो जाएगी 0y। और कांस्टेंट टर्म क्या है? +5 = 0। फिर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो बोलो, इसके आगे 1 लगा हुआ है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू 5, a1 b0 c5। तो ये 2 काम करने थे, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, फिर एबीसी की वैल्यू निकालनी थी। हाँ, जिसने पूरा कर लिया उसको 1 नंबर दे दो, और जिसने आधा काम किया है, मतलब केवल वैल्यू उसमें कन्वर्ट किया और एबीसी की वैल्यू नहीं निकाली, उसको आधा ही देना। तो फिर गलत है वो, तो आधा नंबर काट दो और आधा नंबर दे दो। अरे ये पार्ट तो सही कर दिया ना, कन्वर्ट करने का पार्ट तो सही कर दिया ना। हाँ तो फिर ठीक है, बस। हाँ तो फिर गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आशीष एंड दुबे जी, क्या वार्तालाप हो रही है? हंसी अपने आप आती है तो 2 काम हो सकते हैं, मतलब 2 कारण से आ सकती है। एक कारण तो होता है कि आप लाइफ में बड़े संतुष्ट हो, हमेशा खुश रहते हो, उसमें भी अपने आप हंसी आती है। और दूसरा आप जानते हो, अब दूसरे केस में अगर अपने आप हंसी आ रही है, तो पहले तो आगरा था वो हमारी संस्थान, आजकल शायद बरेली शिफ्ट हो गई है, और गाड़ी आती है हफ्ते हफ्ते तो डाल देते हैं। तो इसलिए बिना बात नहीं हंसना चाहिए, तो एक लिमिटेड हंसना चाहिए, है ना। उसको बताओ, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो घूम के आना उस गाड़ी में। ठीक है, चलो आप 5y = 2, तो 5y 2 को इधर बुलाओ, -2 = 0। तो वैसे तो इक्वेशन बन गई है, पर भाई साहब उस फॉर्म में लिखनी है जिसमें x वाली टर्म हो, जिसमें y वाली टर्म हो, जिसमें कांस्टेंट टर्म। x वाली टर्म है क्या? अगर नहीं है तो क्या करते हैं, जबरदस्ती बनाते हैं, तो 0x। y वाली है, और कांस्टेंट भी है। ये तो हो गया कन्वर्ट करने का काम। अब कंपेयर करके बताओ, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, a0 b5 c। डन। Yes, sir. चलें आगे नेक्स्ट। Yes, sir. तीसरा क्वेश्चन। अब जैसे जैसे आंसर्स आगे चलते हैं, तो खुद को कितने मार्क्स आ रहे हैं थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग ही जाता है कि अरे यार ये क्योंकि कल ही टेस्ट दिया है, तो थोड़ा बहुत तो याद रहता है कि ये करके आया हूँ या करके आई हूँ, है ना। याद रहता है ना? नहीं है याद? याद है कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी तक? अभी तक तो 1 और 2 तो सही हुआ ही नहीं होगा, तो मार्क्स आ ही नहीं रहे होंगे। फर्स्ट वाला सही है। चलो थर्ड वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो पहले तो सबको इधर बुला लो। तो 3x तो ऑलरेडी यही है, y पहले y वाली टर्म लिखो, क्योंकि x के बाद y वाली टर्म लिखी जाती है, -y। फिर कांस्टेंट टर्म लिखो 9/7 = 0। करते हैं कंपेयर, करते हैं हम कंपेयर।
तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू बोलो -1 लगा हुआ है इसके आगे, और सी की वैल्यू A3 B -1 C 9/7। सबने इसी तरीके से किया है या किसी और तरीके से किया है? इस वाली प्लस लिख दिया तो गलत गलत है, राउंड मार दो। हाँ तो गलत है, राउंड मार्क करो। नहीं देखो, अच्छा इसको तो करने का दूसरा तरीका देखो, एक अगर किसी ने ट्राई किया हो या कभी आप फ्यूचर में ट्राई करो, देखो हम इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका और यूज करते हैं जिसमें अपन डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करते हैं। तो डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए इसमें ए की जगह ही डिनोमिनेटर आ रहा है 7, और तो कहीं डिनोमिनेटर आ नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब एलएचएस पार्ट को भी और आरएचएस पार्ट, एलएचएस पार्ट में हर एक टर्म को, आरएचएस पार्ट में भी हर एक टर्म को। करना शुरू करो। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7। उससे अगर किसी ने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो अब आगे के लिए याद रखना ये भी एक तरीका होता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7। चलो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक चीज को, किसी को मत छोड़ना, चुन चुन के मल्टीप्लाई करना। 3x को 7 से मल्टीप्लाई करो 21, माइनस y को 7 से मल्टीप्लाई करो, और 9/7 को 7 से कराएंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा? तो डिनोमिनेटर हटाने का अपना वो कंप्लीट हुआ पर्पस। अच्छा 0 को भी 7 से करना है, जो 0 ही बनेगा। तो ये इक्वेशन से भी आप ax + by + c से कंपेयर करके a की वैल्यू 21, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 9 लगा सकते हैं। अगर किसी ने ऐसे किया है तो उसको भी मार्क्स मिलेंगे, और ऊपर वाले तरीके से क्या है तो भी मिलेंगे। अच्छा इस वाले तरीके में एक फायदा है, क्या? इधर देखो, एबीसी कोएफिशिएंट की वैल्यू, यहाँ पे एक कोएफिशिएंट की वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है, लेकिन यहाँ पे तीनों कोएफिशिएंट की वैल्यू इंटीग्रल आ रही है। कंप्लीट नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है कि एबीसी उसमें इंटीजर्स ही आने चाहिए, तब तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाएगा। और लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन की यहाँ पे डिमांड नहीं थी, तो हमने उधर भी छोड़ दिया। तो उधर एबीसी में से ए और बी तो इंटीग्रल है, इंटीग्रल समझते हो ना, पूरे पूरे हैं, लेकिन ये फ्रैक्शनल है। ठीक है, सही वो भी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। फोर्थ वन, द लास्ट वन फ्रॉम दिस कैटेगरी, ये वाला नहीं दिख रहा? हाँ ठीक है, तो सबको उधर बुलाऊं? तो -x/2 तो ऑलरेडी उधर है, उसको छेड़छाड़ करो मत। -y/4 इधर आएगा तो, और 5/4 इधर आएगा तो, और उधर क्या बचेगा फिर? तो एक तो ये तो कन्वर्ट हो ही गया है यहां से अपने को। अच्छा थोड़ा सा और चेंजेस करता हूं इसकी शक्ल को, देखो -x/2 को मैं लिख सकता हूं -1/2 टाइम्स x, y/4 को लिख सकता हूं 1/4 टाइम्स y, और उसको छेड़ो ही मत। अब साफ साफ दिखाई देगा आपको, है ना? देखो जरा, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, a हो गया माइनस का 1/2, b हो गया मेरा 1/4, c हो गया मेरा। लेकिन देखो ध्यान से, तीनों ही फ्रैक्शनल आ रही हैं। अब अगेन डिमांड ऐसी आ जाएगी, नहीं साहब इंटीग्रल लाओ, तो डिनोमिनेटर हटाने पड़ेंगे। अब डिनोमिनेटर हटाने पड़ेंगे तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ही नंबर से करते हैं, ऐसा नहीं कि इसको अलग से कर रहे हैं, इसको अलग से कर रहे हैं। तो इसका डिनोमिनेटर कौन है? इसका डिनोमिनेटर कौन है? तो इसका डिनोमिनेटर कौन है? इसका डिनोमिनेटर कौन है? तो एक ऐसा नंबर बताओ जिससे मल्टीप्लाई करूं तीनों के डिनोमिनेटर का सफाया हो जाए। 4 से एलसीएम लेना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? तो 2 4 4 का एलसीएम 4 होता है, तो अगर मैं दोनों साइड्स 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सबके डिनोमिनेटर्स का सफाया हो जाएगा। देखो कैसे, -1/2 x को भी 4 से करा दिया, प्लस 1/4 y को भी 4 से गुणा करा दिया, माइनस 5/4 को भी 4 से गुणा करा दिया, और आरएचएस को मत भूल जाना, उसको भी कराते हैं। हालांकि उसका फर्क नहीं पड़ता, पर कराएंगे उसको भी, नहीं तो वो रोने लग जाता है। 2 से 2 टाइम्स, 4 से 4 पूरा, 4 से 4 पूरा, 2 × -1 x को मत भूल जाओ, है ना? और ये तो 1 हो गया, 1y यानी y, और 4 से 4 गया -5 = 0। तो अब जब आप कंपेयर करेंगे तो तीनों के तीनों वैल्यूज इंटीग्रल है। a -2 हो गया, b 1 होगा 1, b क्या होगा 1, और c क्या होगा -5। उधर तीनों फ्रैक्शनल आ रही थी, इधर दोनों तीनों इंटीग्रल। तो ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? चल सकते हैं क्या आगे? हाँ इस तरीके से किया ना,
ऊपर वाले से ही कंपेयर कर दिया तो भी आंसर तो करेक्ट है, बट उसमें दिक्कत आ सकती है कंपैरिजन में। -x/2 में x को छोड़ दूं तो बचेगा क्या, ये सोचने में दिक्कत आएगी। -1/2, -1/2। हाँ तो बोले अगर किसी ने इस फॉर्म से भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसमें कन्वर्ट करके किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसमें कन्वर्ट करके किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की, करो बस तुम। दिक्कत तो तब है जब करते ही नहीं हो। चले नेक्स्ट। सो क्वेश्चन ओवर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस लिखने हैं। अब इसमें टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि सबके सॉल्यूशंस अलग होंगे, कोई फिक्स आंसर तो इसका हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ही बुक का क्वेश्चन ये है, 4 सॉल्यूशन निकालना। सारे कराएंगे बेटा, खूब टाइम है हमारे पास। x प्लस, इधर देखो, अगर टाइम लगाओ, अगर टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारा वेस्ट हो रहा है। कर लो और कर लो, मैं तो यही कराऊंगा, और कर लो। नहीं, मैं तो इसी को पहले कराऊंगा। x प्लस x, आवाज नहीं, x plus 2y equal to 6. This is the given equation. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि वही x की अलग अलग वैल्यूज और y की अलग अलग वैल्यूज रख रख के और फिर वैल्यू चेक करनी है। तो स्टार्ट हो जाओ यहां से। शैली बताओ, आपकी शीट पे जो आंसर है उसमें x और y का पहला अपन ऐसे चेक करेंगे। देखो हम कैसे चेक करेंगे, हम सॉल्यूशन पूछेंगे। क्या पूछेंगे? सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन को रख के देखेंगे, अगर सेटिस्फाई हो गया तो उसने सही सॉल्व किया है, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो गलत सॉल्व किया है। बताओ पहला सॉल्यूशन 3,1। चेक करते हैं कि 3,1 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या। 3,1 तो 3 और 2 बन गया 2, 3 + 2 तो 6 होता ही नहीं है, गलत है। अच्छा, अगर मैं इसको 3 रखता हूं, अगर मैं इसको 3 रखता हूं तो फिर अगर x को मैं 3 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आती है? 3 उधर जाएगा, 6 - 3 यानी 3 हो जाएगा, तो 3/2। तो 3 के साथ 3,3/2 रहेगा। ठीक है, 3,3/2। तो चेक करो 3,3/2 है क्या किसी का सॉल्यूशन है? अगर x को 3 रखेंगे तो y 3/2 आएगा। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन बताओ, दूसरा सॉल्यूशन बताओ पहले। 4,-1, हाँ ये तो सही है। देखो 4x -2 तो गलत हो गया, फिर 4,-2 तो गलत हो गया, क्योंकि अगर मैं 4 रख दूंगा यहाँ पे तो उधर जाके -4 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, तो 2/2 1 होगा, तो 4,1 इज द करेक्ट आंसर। तो किसी ने अगर 4 रखा है तो y की वैल्यू 1 आएगी, चेक कर लो, 4,1 आंसर होगा। अगला बताते जाओ, 6,0 चेक करते हैं, 6,0 चेक करते हैं, तो 6,0 बिल्कुल सही है। अगर मैं x की जगह 6 रख दूं, उसकी जगह 0 रख दूं तो 6 + 0, ये भी सही है। 0,4 x, y इक्वल टू 0,4, 0,4 सही होगा क्या? x की जगह 0 रखेंगे तो y 3 आएगा, 4 क्यों आएगा? ये माइनस कर दिया, किसी ने भी किया, देखो x की जगह 0 रखा और 2 को उधर जाके माइनस कर दिया, माइनस थोड़ा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा? डिवाइड। तो 6, 0, क्या आएगा? 3 आएगा। 0,3 चेक कर लो किसी का आंसर हो तो। 2,2 सही है क्या? 2,2 अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 आंसर आएगा क्या? देखो 2 + 2 × 2, 4 + 2 6 सही है, तो 2,2 तो सही है। 0,3 तो बोल दिया ना, बार बार क्यों बोल रहे हो? तो सबके सॉल्यूशंस क्या? 4,1, 4,1 ये नहीं दिख रहा आपको? हाँ, -6,6, -6, तो x की जगह -6 रखा और इसकी जगह 6 रखा × 6, तो 12, 12 में 6 6 सही है, ये भी -6,6 भी सही है। 1, अच्छा 1 नहीं रखा किसी ने भी, 1 रख के देखो, x की जगह 1 रख देंगे तो 5/2, उधर जाके -1 हो जाएगा, 5/2, तो 1,5/2। मेरी बात सुनिए,
सॉल्यूशंस तो सबके कवर करने हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले बोल दूंगा तो मेरे को जल्दी जाने देंगे। तो कियोस क्रिएट मत करो, एक एक जना बोलो। अब मैं जब किसी को सॉल्व कर रहा हूं तो सारे बच्चे उसी पे ध्यान देंगे एट ए टाइम। 2/3 2 पे ध्यान दो सब लोग। 2/3 2 देखते हैं ये सही है नहीं। आप इस पे ध्यान दो कि सही है या नहीं है। 2/3 2 2/3 2 इधर मैं इसकी जगह 2/3 रख दूंगा, इधर 2 रख दूंगा। तो 2 2 जा 4 प्लस 2/3 6 कहां से आने लग गया? गलत। अच्छा उसने y की जगह 3 लिया है। उसने क्या लिया है? y की जगह 3। तो y की जगह 3 लेंगे तो 3 2 जा 6 6 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो 0,3 इज द राइट आंसर, जो हम पहले ही लिख चुके हैं। चेक करो 0,3 -1,5 -1,5 चेक करो भाई। -1,5 गलत है। देखते हैं एक बार। अगर मैं इधर -1 लिखूंगा तो ये उधर जाके +1 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। तो 7/2 होगा। -1 के साथ 7/2 का कॉम्बिनेशन आएगा, ना कि 5। 7/2। तारिश बोलो। देखो इधर देखो स्क्रीन पे, अब मेरी बात सुनो। तारिश आप कह रहे हो 2, तो आप ये देखो इन सॉल्यूशंस में कभी भी मैंने x की वैल्यू 2 रख दी क्या? इन सॉल्यूशंस में ये रखी है ना, रखी है कि नहीं रखी है? तो 2 रखने से तो 2 आता है ना, तो 3/2 कैसे आएगा भाई? 2 रखने से आंसर तो एक ही आएगा ना। तो अगर 2,2 सही है तो 2,3/2 सही कैसे हो सकता है भाई? x की वैल्यू 2 रखने से y 2 आ रहा है। वैसा तो नहीं आप रखोगे 2 आएगा और 3 रखोगे तो 3/2 आएगा। तो आप जो भी सॉल्यूशंस बोल रहे हैं वो चेक करो कि कवर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान लो आपकी बुक में है 2,3/2। अब आप ये देखो यार सबने 2,2 सही कर रखा है, तो 2,3/2 तो गलत ही हुआ ना। तो ऐसे फिल्टर हो जाएंगे बहुत सारे। 14, इतना बड़ा किसने रखा है? 14,4। चलो देखते हैं 14,4। तो 14 इधर रखेंगे, 4 इधर रखेंगे, गलत है बेटा। 14,4 तो बिल्कुल गलत है। 14 अगर इधर रखेंगे, मैंने क्या कहा, जब तक एक खत्म नहीं होगा दूसरा नहीं बोलेगा। 14 इधर जाएगा तो 6 - 14 यानी -8। तो -8/2 -4 आएगा बेटा। 14,4 नहीं आएगा, 14,-4 आएगा। अगर 14 रखोगे तो -4 आएगा। हाँ बोलो। 10, -2 ये देखते हैं। 10th नंबर सॉल्यूशन पे आ चुके हैं सारे। 10, -2। तो अगर इधर 10 रखेंगे, इधर -2 रखेंगे तो 2 × -2 -4 सही है। ये सही है। 10, -2 करेक्ट है। आगे बोलो। नहीं, -3,9/2। -3,9/2 चेक करते हैं। तो इधर -3 रखेंगे इनटू इधर 9/2 रखेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, 9 - 3 6 करेक्ट है आपका। आपकी शीट में जो भी है दुबे साहब, आप बोलो। 5,6/7। 5,6/7। तो अगर इधर मैं 5 रखूंगा तो उधर जाके ये -5 हो जाएगा, तो फिर तो 1 बचेगा। तो 1/2 आएगा। 6/7 कहां से आएगा? तो 5 के साथ 1/2 का कॉम्बिनेशन है, गलत है ये। 5, 1/2 -4,5 -4,5 नहीं कवर हुआ क्या? -4 कवर नहीं हुआ क्या? -4,5 -4,5 चेक करो। x की जगह -4। आप इधर ध्यान दो, मैं चेक कैसे कर रहा हूं, इस पे ध्यान दो। आप यहाँ सीखने आए हो, ठीक है? -4,5 चेक कैसे कर रहा हूं, देखो। -4 x की जगह -4 रखा। आप खुद सॉल्व करके भी तो चेक करोगे कि मेरा सही है गलत है। जैसे मान लो आपने सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया -4,5, तो मैं जैसे चेक कर रहा हूं वैसे आप भी तो चेक कर सकते हो कि मेरा सही है कि गलत है। तो आप x की जगह जब -4 रखोगे यहाँ पे और y की जगह 5 रखोगे तो 2 5 जा 10 - 4 6 होता है ना। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन मेरा करेक्ट है। 18, -6 x, y इक्वल टू 18, -6। देखते हैं 18 यहाँ रखा, 2 × -6 -6 2 जा -12। 18 - 12 6 होता है, करेक्ट है ये भी। -2 को तेज बोलना थोड़ा। -2, 4 4 नहीं आएगा यहाँ पे। -2, 4 करीब करीब आप सारे हो गए, देखते हैं। -2 अगर मैं यहाँ रखूंगा
और 2 4 जा 8, 8 माइनस 2 6 होता है, करेक्ट है। तो कवर हो गए सबके, बच रहा हो तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 कॉमा, अब सुन मेरी बात, तेरा 12,3 पूछना गलत है। सुन इधर, 12,3 में y कोऑर्डिनेट क्या है, बोल के बता। 3, तो 3 आ गया ना यहाँ पे, तो 3 के साथ 0 का कॉम्बिनेशन होता है, तो 3 के साथ 12 का हो सकता है क्या? तो जब 0,3 सही है तो 12,3 गलत है ना। ऐसे मैच करके फिल्टर करके बताओ, जो आप बोल रहे हो उनमें से कुछ अगर इधर आ गया तो खुद ही चेक कर लो सही है कि गलत है। जैसे आपकी नोटबुक में डाला हुआ है 12,3, आप देखोगे यार सर ने 0,3 तो डाला ही है, तो 3 के साथ तो 0 बनता है, इसका 3 के साथ 12 कैसे बना है, गलत है। 16,5, 16,5 भी तेरा पूछना गलत है, देख ही नहीं रहा तू यहाँ पे। 16,5, तो ये 5 यहाँ नहीं दिख रहा तेरे को, तो 5 के साथ -4 आता है, तो 16 आ सकता है क्या? एक के साथ एक ही आएगा ना, तो वो भी गलत हो गया। तो करीब करीब मेरे हिसाब से सबके कवर हो जाएंगे इतने सॉल्यूशंस में। चलें सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन आ जाइए, 4x + 3y = 12। अब की बार उस साइड से स्टार्ट करते हैं, और फिर नीचे के दोनों क्वेश्चन बहुत सरल है, मुश्किल से 2-2 मिनट के क्वेश्चन है नीचे के, है ना। 4x + 3y = 12। अच्छा, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 2-2 नंबर का क्वेश्चन था। ये तो 2-2 का था, ये 2-2 का था, तो 2-2 का था तो 4-4 सॉल्यूशन लिखने थे, तो एक एक सॉल्यूशन आधे नंबर का हो गया, ठीक है। 4 सॉल्यूशन प्लस 4 सॉल्यूशन, 8 सॉल्यूशन हो गए, 4 इसके 4 इसके, 8 सॉल्यूशन, हर एक सॉल्यूशन आधे नंबर का, तो टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया ना ये। हर एक सॉल्यूशन आधे नंबर का है, अगर सॉल्यूशन सही है तो आधा नंबर दे दो, सॉल्यूशन गलत है तो आधा नंबर काट दो। सरल सा लॉजिक है, सबने चेक कर लिया ना किस किस का सॉल्यूशन सही है गलत है। सॉल्यूशन सही है आधा नंबर दे दो, सॉल्यूशन गलत है आधा नंबर काट दो, इजी। चलो 4x प्लस, अब इसमें भी वही करना है, सॉल्यूशन सही है तो आधा नंबर दे देना, नहीं तो काट देना। 4x + 3y = 12। तो शुरू हो जाओ, इस साइड से स्टार्ट करते हैं, तारिश बताते जाओ। करा ही नहीं, समीक्षा आप बताओ। 0, आशीष एंड अभिषेक खड़े हो जाओ। आशीष एंड अभिषेक की शीट जहां भी मैं -1 मार्क करो, ऊपर ही ऊपर, और दीवार पे चलो, उधर चलो उधर। हाँ चलो, -1 कर दिया दोनों की। अब जो बोला उसके -2 कर देना, मैं नाम बताऊं जिसका, जिसके पास भी शीट होगी, ठीक है। आ जाओ x, y, तो एक क्या बताया आपने, 0,4 चेक करना है, तो 4 × 0 3 × 4, ये हो गया 0 12 = 12, करेक्ट है। अगला बोलते जाओ। 9/4, 9/4, 1 चेक करो, 9/4, 1, तो 4 × 9/4 और 3 × 1, 4 से 4 कटा, 9 3 12, करेक्ट है। 1,12/7। अभी इसमें लगता है वैरायटी ज्यादा मिलेगी, है ना। 1,12/7, 12/7, 7 से 3 कब कटने लग गया, ये तो सरासर गलत है। तो उसने 1 डाल के देखा होगा, उसने x की जगह क्या डाल के देखा होगा, x की जगह 1 डाला, तो देखो हम डालते हैं x की जगह 1, ये x की जगह 1 डाला हमने, 4 1 जा, उधर जाके बचा क्या, तो 8/3 आएगा, 12/7 कहां से आ रहा है उसका, तो 1 के साथ 8/3 आएगा, फिक्स हो गया। तो 1 के साथ फिर शुरू हो गया अपना 2,12/11, 2, अब तू नहीं बोलेगा, अगला तेरा हो गया कोटा। 2, तो वो दूसरों में कवर हो जाएगा। 2 डाल के देखते हैं, देखो 4 2 जा 8, 8 उधर जाएगा, 12 - 8 4, तो 4/3 बनेगा, तो 2 के साथ 4/3 बनेगा भैया। अब संयम का कोटा पूरा। अक्षत बोल, फिर क्या तू घर जाएगा क्या, बैठेगा तो यही ना। 8,10/3, तो 8 डाल के देख लेते हैं भैया, वहां पे x की जगह 8 डालो, तो 4 8 जा 28, 39, 32, तो 12 - 32, -20, तो -20/3, -20/3। अवधि बोलो कोई सॉल्यूशन, अवधि कोई सॉल्यूशन बोलो, नहीं है उसने नहीं किया, बोलो तुषार। 1/4, दोनों ही फ्रैक्शनल, 1/4, 11/3 चेक करते हैं, तो इसकी जगह तो 1/4 लगा दिया, इसकी जगह तो क्या लगा दिया 1/4, और y की जगह क्या लगा दिया 11/7,
3, 4 से 4, 3 से 3, 11 + 1 12, करेक्ट है। हाँ बोलो जतिन, जतिन बोलो क्या 6/4, 2 चेक कर लेना, इसमें आना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं मार्क्स काट लूंगा। अगर किसी ने भी ऐसा सॉल्यूशन बोला जो ऑलरेडी आ गया है, बिना देखे अंधाधुनी बोल दिया, तो उसके मार्क्स कटेंगे। 6/4, 2 6/4 इंटू 2, 4 से 4, 3 दूनी 6, 6 और 6 12, करेक्ट है। हार्दिक बोलते एक फटाफट 26,6 26,6, तो इसकी जगह तो 26 और इसकी जगह 6, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो रहा है साफ साफ। अब ज्यादा से ज्यादा y की वैल्यू 6 रख के देख लेता हूं मैं, है ना। तो y की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 × 18, 12 - 18, -6 से 4 को डिवाइड कराएंगे तो -3/2 आएगा। 2 से काटे, ये खत्म हुआ क्या। इसके मार्क्स काटना कोई देना, इसके भी काटना। जब मैं कह रहा हूं कि बिना खत्म हुए अगला नहीं बोलना है, x की वैल्यू क्या रखी हमने, y की वैल्यू क्या रखी 6, तो -3/2, 6 मिला। हाँ बोलो ये तनिष, -2, -2, 20/3 चेक करते हैं, तो वो 20/-20/3 है, 20/3 है भाई। तो 4 × -2 यानी -8, और इसके आगे 20/3, 3 से 3 खत्म, 8, 20 - 8 12, करेक्ट है। इधर से बोलो इशिका, क्यों बोल रहे हो बोला हुआ। 0,4 आ गया तो 0,2 बोलना बनता है क्या आपका। जब 0,4 सही है तो 0,2 सही हो सकता है क्या, गलत करो। हाँ 5, x, y = 5, 3/4, तो x की वैल्यू 5 नहीं रखी कहीं भी, चलो नहीं रखी तो 5, और यहाँ पे 3/4 या 4/3, 3/4, तो 20 + 3 × 9/4, नहीं गलत है तो। अच्छा 5 रख के देख लेते हैं, चलो 5 अगर हम यहाँ रखेंगे तो 20, 12 - 20 यानी कि तो -8/3 आएगा, 3/4 नहीं आएगा, -8/3। 5 के साथ -8/3 का कॉम्बिनेशन रहेगा, बोलो नीलेश। 15, 15/4, -1, अभी तो मार्क्स कट जाते तेरे, -1, तो 15/4 और यहाँ पे -1, 4 से 4 खत्म, 15 क्यों 15 - 3 12 नहीं होता क्या, -1 × 3 कौन करेगा। इक्वेशन पढ़ रहा है इधर से सॉल्व कर रहे हैं, तेरे को 3 नहीं दिखा, इक्वेशन तो याद ही हो जाती है इधर में, तो 3y है, करेक्ट है ये। बोलो आपका नंबर आ चुका है, सर करने वालों को भी मार्क्स कटवाऊंगा अभी मैं। हाँ 3,13, 3 यूज नहीं हुआ क्या एक बार भी, बच गए, तो 3,13, 13, सो 4 × 3 और 3 × 13, ये तो बड़ा नंबर बनेगा, तो आप x की वैल्यू 3 रख के देखो, तो x की वैल्यू 3 रखोगे तो 4 3 × 12, 12 - 12 0, 0/3 3, तो 3,0 बनेगा, क्या बनेगा 3,0। हाँ बोलो रिद्धि, 3/4, 3/4, 3 चेक करते हैं, 3/4 × 3, 4 से 4, 9 + 3 12, करेक्ट है ये। अब रह गया किसी का कुछ, अक्षत बोल। -1 नहीं लिया एक बार भी x की वैल्यू, -1, 16/3, तो 4 × -1, 16/3, 3 से 3 खत्म, 16 - 4 12, करेक्ट है। 3/2, 3/2, काटो उसके मार्क्स काटो। अब 1 मिनट रुको, देखो एक्चुअली गलती है हमारी, हमने 6/4 को सॉल्व ही नहीं किया। 6/4 3/2 ही तो होता है, पत्ते को ये 2 नहीं दिख रहा क्या पूछने से पहले, तो 3/2, 2 क्यों पूछ रहा है, ये 2 नहीं दिख रहा क्या। अरे वहां कुछ भी है, y कोऑर्डिनेट तो मैच हो रहा है ना,
ठीक है, तो 3/2, 2 तो ऑलरेडी कवर ही हो चुका है। 6/4 को मैं काटूंगा तो 3/2 ही होगा। हाँ, किसी का एक हाथ कुछ बचा हो तो हाथ खड़े करो। हाँ बोलो धीरज। x, y 4, -4/3। x की वैल्यू 4 नहीं रखी क्या एक बार भी? 5 रखी थी। ओके ठीक है, तो 4 × 4 और ये क्या हो गया -4/3। 3 से 3 खत्म, 16 - 4 12 करेक्ट है। अब आपके मेरे हिसाब से सारे वैल्यूज इसमें आ गई होगी। देखो 6, -4 देखते हैं। 6, -4 तो 4 × 6 और ये -4। 4 6 24 में से 12, 24 में से 12 जाएगा 12 बचेगा। करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो आ गई ना, करेक्ट कर देना। क्यों पूछ रहा है? 3,0 10 लोगों के होंगे तो 10 लोग अलग अलग कहेंगे क्या? 3,0 करेक्ट साबित हो गया तो उसको टिक मार्क कर दे, आधा नंबर दे दे। हाँ 27,7 7 नहीं दिखा यहाँ पे कहीं, बच गया 27,7 तो 4 × 27 और 3 × 7 कहीं से भी मैच नहीं होगा ये तो देखो y की वैल्यू 7 रख के देखते हैं। y की वैल्यू 7 रख के देखते हैं तो 3 7 जा तो 12 - 21 -9 और डिवाइडेड बाय 4। तो x की वैल्यू -9/4 रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? -9/4, 7 हो जाएगा। क्यों? अगले 2 क्वेश्चंस क्या मेरे लिए हैं? 7 ठीक है, कवर हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब जो अपन ने अभी प्रैक्टिस करी आपकी इन आंसर्स को चेक करने के लिए, वो काम आपको आखिरी क्वेश्चन में करना था। यही तो करना था, चेक करना। अभी हमने क्या किया? चेक किया। और आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में भी क्या करना था? चेक। तो जो आपको आंसर में करना था अभी आपको आंसर चेक कराते टाइम हमने करवाया। ठीक है, चलो तो पहले उसको कर लेंगे क्योंकि अभी वो फ्लो बना हुआ है चेक करने का, तो उसी फ्लो में हम बह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 19,3√3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है? बताना। ये इक्वेशन x माइनस y आगे इक्वल्स टू 10, ये इज द गिवन इक्वेशन। दिस इज द गिवन इक्वेशन। हम क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन को चेक करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा? पुटिंग x, y क्या है? पॉइंट बताओ। 3/√3 का है? 3√3 है। 3/√3 तो ये होता है 3/√3। ठीक है, 3√3 इन द गिवन इक्वेशन। इसमें पुट अप करेंगे। इन द गिवन इक्वेशन वी गेट सो x की जगह क्या डालना है? 19। x की जगह 19, y की जगह तो 19 माइनस एक √3 ऑलरेडी है और y की जगह भी क्या डालेगा? इनटू 3√3 इक्वल टू RHS में क्या है? 10 implies 19 माइनस √3 × √3 3 3 जा इक्वल टू 19 माइनस 9 बराबर LHS इक्वल्स टू RHS। सो अब क्योंकि ये क्वेश्चन कितने का था? 3 का था, तो उसमें स्टेप्स के भी मार्क्स मिलेंगे। सो x, y इक्वल टू क्या है? 19,3√3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन। आंसर मैंने कब बोला था कि स्टेप्स नहीं लिखने? मैंने केवल फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के लिए कहा था। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में एक बच्चे ने पूछा था, आपने क्या किसी ने वो पता नहीं है कि आपने पूछा था आपने पर्टिकुलरली आपने तो कुछ पूछा ही नहीं था क्या? मैंने ना किया था, आपने पूछा था, मैंने कहा था ना। बोलो, मैंने ना किया था। वीडियो चेक करो कल की। अभी नहीं, घर जाके चेक करो। आपको डाउट है, औरों को नहीं है, तो आपकी डाउट के लिए औरों का टाइम क्यों वेस्ट करना? आप घर जाके चेक करो, आपका डाउट क्लियर हो। इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलो सेकंड पॉइंट क्या चेक करना है? 1, -3। तो यहाँ पे मैं 1, -3 रख देता हूँ। पुटिंग 1, -3 तो पुट करते हैं। चलो लेट्स पुट इट। तो RHS तो 10 ही रहेगा, जो भी पुट होगा LHS में ही होगा क्योंकि x और y की टर्म है ही LHS में। बोलो
एक्स और वाई की टर्म है ही एलएचएस में, तो जो भी पुट होगा एलएचएस में होगा, आरएचएस 10 10 10 सेम रहेगा। तो एक्स की जगह तो 1 और वाई की जगह -3, तो एक्स की जगह तो 1 माइनस √3 की जगह √3 और वाई की जगह -3। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू √3 3√3, बस इससे आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता ये। 1 + 3√3 रहेगा जो कि 10 के इक्वल नहीं है, तो एलएचएस नॉट इक्वल टू, हाँ नहीं 3√3 9 होता ही नहीं है ना, √3 इंटू √3 नहीं 3 इंटू 3 9 होता है, ये रूट नहीं लगा हुआ होता ना यहाँ पे, तो √9 भी 3 होता है, √9 भी 3। पहली बात तो √9 भी क्यों होगा, पहली बात तो √9 भी नहीं होगा, और √9 होता भी तो भी √9 जो होता है वो 9 तोड़ना होता है, तो कुल मिलाकर नॉट इक्वल आएगा। हाँ, इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इज नॉट है। हाँ बोलो। नहीं, उसको मार्क्स नहीं देने। कितने मार्क्स का ये, डेढ़ का, 1/4 1/4 दे दो बस, केवल डायरेक्ट आंसर जिन्होंने लिखे आधा आधा दे दो, आधा 1/2 1/2। पीछे क्या होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इधर देखो, 2x - 3ky बराबर 5k। आपको क्या क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x, y इक्वल टू 4, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये सॉल्यूशन है, अब आपसे पूछ नहीं रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है, पूछते हैं तो हम चेक करके चेक करते हैं एलएचएस आरएचएस बराबर है या नहीं, पूछ नहीं रहे, अब आपको बता रहे हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो बता रहे हैं तो सीधे के सीधे पुट अप कर दो, कर दें। सो बोलो इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है, हियर द गिवन लीनियर इक्वेशन इज 2x - 3ky, this is the given linear equation. Now it is given that, now it is given that, क्या given है बोलो, x, y इक्वल टू 4, 1 इज इस द नहीं आएगा कभी भी, द तब आता है जब वो अकेला हो, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उसमें से एक ही ये है, इज अ सॉल्यूशन, ओके। इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ठीक है। सो इट मस्ट सेटिस्फाई, सो इट मस्ट सेटिस्फाई, अगर वो उसका सॉल्यूशन है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अगर उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसमें पुट अप कर दिया जाए। सो पुटिंग x, y इक्वल टू 4, 1 इन द गिवन इक्वेशन, वी गेट, चलो लेट्स पुट द वैल्यूज। तो 2x, x की जगह -3, अच्छा कई लोग k की जगह भी पुटअप कर देते हैं, k की जगह कुछ नहीं पुटअप करना, k तो k ही रहेगा, y की जगह पुटअप करना है, x की जगह 4 और y की जगह 1, तो 3k × 1, RHS में 5k है एज इट इज, सॉल्व करते हैं। 2 4 जा 3k 1 जा 3k बराबर, अब k वाली टर्म्स एक साइड कर दो, -3k को उधर भेजो, तो 5k में 3k ऐड हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में 8k बन जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो k की वैल्यू हो जाती है, ये 8 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 8/8 दैट इज इक्वल टू, क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट, हेंस द वैल्यू ऑफ k, इधर रख जाओ सब लोग, इधर रखो, हाँ जी 5k थोड़ा था, क्वेश्चन में क्या था 5k था, ये कटेगा ही ना, आधा नंबर दे दो, 1.5 में, और 3 का है ना, 3 में से एक है, तरी वाला क्वेश्चन कटेगा ही ना। हाँ रख दो, इधर रखो। Thank you so much for listening to us. Have a nice day.